चलिए देखिए, जैसे ये सवाल था इंटीजर टाइप का, ये 10वां नंबर सवाल है। तो हम इसको किस तरह के सवाल, किस तरह से इसको हम बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले सवाल को समझिएगा। कहता आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1/e के, ये एक अच्छे सवाल में गिनती आता है। ये इंटीग्रेशन इक्वल टू एक फंक्शन है इम्प्लीसिट, एफ ऑफ पी ऑफ क्यू इक्वल टू 0 से 1 एक्स के पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर q माइनस इंटू डी एक्स। कहता I22 जो आई एन था वो 22 है, तो बोलता है कि एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा बटा गामा, अल्फा बीटा गामा नेचुरल नंबर है, तो पूछता है गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको समझिए पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंटीग्रेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब फंक्शन किस में है? इंटीग्रेशन में। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब जो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी था वो इंटीग्रेशन 0 से 1 आ जाना चाहिए। अब क्या ऐसा काम करेंगे भाई? तो देखिए यहां पे सबसे पहले जो आपको आई एन है वो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1/e के पावर x, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक, इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं ना, e के पावर x को tan थीटा हम मान लेते हैं, लेट या पुट। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहां पे x के जगह पे 0 रखेंगे तो किसी नंबर के पावर 0 1, तो थीटा आपका हो जाएगा 45। और यहां इंफिनिटी रखेंगे तो e के पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये थीटा जो दे देगा वो π/2 दे देगा। तो यहां होगा 1/, ये हो जाएगा tan थीटा, अब प्लस यहां हो जाएगा cot थीटा के पावर n। जब आप e के पावर x को आप डैश मारते हैं तो यहां हो जाएगा इसका, जैसे ये e के पावर x इक्वल टू tan थीटा है, x के रिस्पेक्ट में डैश मारेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा ई के पावर एक्स निकल जाएगा ना। तो हम लोग जहां जहां डी एक्स है वहां वहां हम रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई एन इक्वल टू π/4 से लेके π/2, है ना। ये हो जाएगा 1/sin थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के पावर n, और यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई ई के पावर x को tan थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा को 1/, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और देखिए हम इसको आई एन को ये π/4 से π/2 है ना, और यहां पे जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 1/1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम पावर n, और जो सेक था ना वो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan था उसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, समझ रहे हैं। और इंटू हो जाएगा डी थीटा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। तो ये जो है ना वो ऊपर में चला जाएगा, तो ये लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर ये n है, और यहां एक, इसको लिख सकते हैं n-1। ये क्या हो जाएगा? π/4 से लेके π/2, ये किसके बराबर है? आई एन के बराबर है। किसके बराबर है? आई एन के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए हम इसमें पुट n के जगह पे 22 करते हैं, ये हो जाएगा I22 π/4 π/2, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर ये हो जाएगा 21 इंटू डी थीटा। हो गया। इस 21 को समझिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, π/4 से लेके π/2, इसको लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा
के पावर 20, इसको लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस 20 को हम लिख सकते हैं यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, इसको कर देंगे 10। क्यों? क्योंकि इस इंटीग्रेशन को रिड्यूस करके 1 माइनस लाना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, π/4 से लेके π/2, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम कह देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके पावर जो है ना वो 10 है कि नहीं? ये क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम साइन थीटा कॉस थीटा को बाहर क्यों किए? आप ऐसा इंटीग्रेशन पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है साइन इंटू कॉस, खाली कांस्टेंट 2 है, ठीक है? हम इसमें क्या करें, इसको टी मान लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या मान लेते हैं? टी। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं, ये क्या हो जाएगा? डी टी बटा डी थीटा। तो डी एक्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी बटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? अब इंटीग्रेशन को चेंज होगा लोअर लिमिट। जैसे यहां 45 रखेंगे तो साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2। स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा 1, ये आपका टी, ये हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर कितना है? 10। तो यहां भी 10, यहां भी 10। ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और डी थीटा के जगह पे लिखेंगे डी टी बटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्या आएगा? तो आएगा आपको 1/2 बाहर कर देंगे, ये आएगा 1/2 से 1, ये हो जाएगा t के पावर 10, ये हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर 10 इंटू डी टी। अब समझिएगा, जो जिस इंटीग्रेशन को हम बना रहे हैं वो इंटीग्रेशन x के पावर नेचुरल नंबर आया हुआ है, 1 माइनस एक्स के पावर नेचुरल नंबर, ऐसे फॉर्मेट में, लेकिन लोअर वैल्यू 0 है, अपर वैल्यू 1 है। लेकिन हम लोग का वाला जो आया, लोअर वैल्यू 1/2 है, अपर ये है, तो यहां होना चाहिए था 0। क्या होना चाहिए? 0। तो ये यहां पे 0 कैसे होगा? तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां पे आपको देख लीजिए एक नोट में, कि अगर 0 से कोई a है, ये fx इंटू डी एक्स है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 से a/2 हो जाएगा, f ऑफ x इंटू डी एक्स। यहां पे 2 टाइम्स हो जाएगा। कब? जब f ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू fx के बराबर। ये एक शिफ्टिंग डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, समझ गया? तो अब करना क्या है? अब ये तो हम, ये हो गया एक डिफिनिट का प्रॉपर्टी है कि 0 से हम a/2 कर दें, ठीक है? 0 से a/2 इंटू fx इंटू डी एक्स। अब फिर इसी को, इसको लिख दें a/2 से लेके a fx इंटू डी एक्स। ये जो हो जाएगा ना, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से a/2 इंटू fx इंटू डी एक्स। अब देखिए ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन अगर a/2 से लेके a रहता है, fx इंटू डी एक्स है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि यह इंटीग्रेशन 0 से a/2, 0 से a/2 और देखिए, तो आप ये समझे यहां तक कि इसको आप रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से ये हो गया। इसके बाद ये एक पीस वाइज फंक्शन था कि अगर a से b होता है तो a से c, c से b, ये कर दिए। आपको क्या लगा कि यहां से देखिएगा a/2 से लेके a तक में इसको 0 से a fx इंटू डी एक्स ये लिख सकते हैं। अब क्या हुआ ना कि जहां जहां a है ना, वहां वहां आप
ए जहां जहां है वहां 1 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये आपका आ जाएगा पुट ए के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 से लेके 1, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं? वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 से 1/2, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। पहले समझ गए? और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पे पुट करेंगे, इसमें, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसमें पुट करेंगे तो आपका आएगा, देखिए ये 0 से 1 आ जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा कि नहीं? इक्वल टू ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। मेरा सवाल देखिएगा 1/2 से 1 इसके बराबर, इसके बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब 0 से 1/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा 1/2 0 से 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा। समझिए? तो ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं पहले से 1/2 है तो फिर 1/2 जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1 t के पावर 10, ये हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर 10 इंटू डी टी, मतलब ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0 से 1 t के पावर 10, ये हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर 10 इंटू डी टी। ये मेरा जो निकला वो I22 निकला I22। अब मेरा सवाल कहता क्या है, इसको ध्यान दीजिए क्या आया। मेरा सवाल कहता है कि देखिए यहां I22 इसके बराबर देगा, तो अब क्या कहेंगे कि हम लोग देखिए P है तो P माइनस 1 है, तो मेरा आंसर कितना आया ये लिखेंगे, ये वाला I22 का वैल्यू कितना आया, इंटीग्रेशन 0 से 1 1/4 है ना, I22 का वैल्यू ये कितना हुआ 1, ये हो जाएगा कितना, x के पावर 10, तो 10 को लिख देंगे 9 माइनस 1 1 माइनस एक्स के पावर 9 माइनस 1, यही ना, i इंटू डी एक्स। इसका मतलब है कि p का वैल्यू 9 आया और q का वैल्यू 9 आया, और मेरा जो गामा है ना वो गामा हमको दे दिया कितना 4। हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, क्या चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहां पी क्यू है तो यहां अल्फा बीटा हो गया, तो यही आपका क्या हो गया, अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा 18 और 18/4 ये ना है, तो 18/4 का मतलब कितना हो गया 9/2, ये मेरा आंसर आया। क्या बात समझ में आया? ठीक है, चलिए ये आपका था इंटीजर टाइप का एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल था। ठीक है, तो आप इस तरह के सवाल हम पूरी डिटेल से इसको बताए हैं। ठीक है, कहीं पर कोई बच्चा का कंफ्यूजन हो तो इसके लिए पूरी चीजें हम चाहते तो डायरेक्ट हम सर इस रिजल्ट को, मतलब वो वाला रिजल्ट को हम डायरेक्ट 0 से 1 लिख सकते थे, लेकिन पहले इतना मैंने पूरा प्रोसेस बताया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। चलिए अब अगला सवाल को देखिएगा, ये है 11वां नंबर सवाल। 11वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि 2 लाइन है जो 3 डायमेंशनल है, इसको 3D में लाइन को रिप्रेजेंटेशन होता है। बोलता है इफ बी द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल दैट हैज ए पॉइंट ऑन L1, L1 पर एक पॉइंट है एज वेल एज L2 पर 2 पॉइंट्स है। लेट C be the circle of radius R has the smallest radius among the circle in F। F एक सेट है जो फैमिली ऑफ ऑल सर्किल है, ठीक है, जिस पर L1 पर एक पॉइंट है, L2 पर एक पॉइंट है, तब पूछता है कि स्मॉलेस्ट सर्किल का रेडियस क्या होगा। आप ये 3 डायमेंशनल लाइन को अपनी गौर से पहले देखिए। अगर एक लाइन ये है और 3 डायमेंशनल लाइन एक ये ऐसे है, अगर ये कट कर जाता है, अगर ये दोनों 3 डायमेंशन कट कर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा जिसका रेडियस 0 मिलेगा।
ये दोनों लाइन अस्क्यू है, आप पता कर लीजिए। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस पर एक ऐसा पॉइंट है, इस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो उसका रेडियस सबसे
ठीक है, तो इस पर टी पर कट कर सकता है, कट किया है। अब कहता है क्या कि पी एरिया, किसका एरिया, पी आर टी, पी आर टी, ये देखिए जो ग्रीन कलर से हम ट्रायंगल बनाए हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसका एरिया कहता है कि मैक्स होगा जब एच का वैल्यू 1 से 2 रखेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा 1, फिर 1 से 2 रखेंगे तो वो मिनिमम देगा वो डेल्टा 2। तो इसका वैल्यू बताइए। तब देखिए थोड़ा सा अच्छा से कि सबसे पहले एलिप्स पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या पढ़ाए होंगे, x इंटू x1 बटा ए स्क्वायर प्लस बाई इंटू बाई वन बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स का। लेकिन एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो मेरा x निकल जाएगा ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर 6 दिया हुआ है और x1 जो है ना वो h है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट तीनों का सेम होगा, r का, q का, p का, ये हो जाएगा h। इसका मतलब है कि मेरा t का कोऑर्डिनेट निकल गया 6 बटा h। और यहां देखिएगा h जो है ना वो एक सर्किल है, डायरेक्टर सर्किल, उसका भी x कोऑर्डिनेट h होगा। अब बाई कोऑर्डिनेट सर सर्किल में पुट कर देंगे तो यहां बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 माइनस एच स्क्वायर, दैट इज यही मेरा हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आएगा डेल्टा ऑफ h 1/2। अब बेस जो मेरा रहेगा ना वो बेस यहां से यहां, ये डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये बेस बच जाएगा। तो ये t का x कोऑर्डिनेट है 6 बटा h में से h घटा देंगे तो बेस आ जाएगा, इंटू हाइट 9 माइनस एच स्क्वायर, यही डेल्टा ऑफ h के टर्म में है। अब समझिए, अब ज्योमेट्रिकली क्या समझिएगा, जैसे जैसे h का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होगा इधर जाएगा तो ये टेंजेंट और इंटरसेक्ट, ऐसे जितना दूर जाएगा टेंजेंट और ज्यादा दूर कट करेगा। लेकिन जैसे जैसे t का वैल्यू h का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया छोटा होते जाएगा, और जैसे जैसे q आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला टेंजेंट और दूर जाके कट करेगा, मतलब हाइट भी बढ़ते जाएगा और बेस भी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब कि h का सबसे कम वैल्यू देंगे, तो मैक्सिमा होगा। तो हम पुट h के वैल्यू 1 रखे तो ये जो दे देगा वो डेल्टा 1 होगा, वो होगा 1/2, ये होगा 6, ये होगा -1 नहीं होगा, और यहां जो आ जाएगा वो 1 रखेंगे तो 2√2 क्योंकि 8 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5√2। और डेल्टा 2 कब निकलेगा चला, जब डेल्टा 2 h का वैल्यू क्या रखेंगे, पुट h का वैल्यू आपको रख देंगे हाईएस्ट वैल्यू का। h जैसे बढ़ाएंगे ट्रायंगल का हाइट भी छोटा जाएगा और बेस भी छोटा होगा। तो ये वाला जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो रखिए 1/2, h के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, नहीं हो जाएगा 3 अब -2, और यहां सर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √5। ये आपका कितना निकल जाएगा, √5/2। अब कहता है एरिया क्या, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 -4, डेल्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 45। आंसर 45 इसका आएगा, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का ये सवाल था, ये कोऑर्डिनेट का ये आसान था विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाला जो इलिप्स पूछा था, ठीक है। तो उसमें तो सर आप कुछ लॉजिकली बना सकते थे, इसमें ज्योमेट्रिकली आप बना सकते थे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे देखिए ये जो ये 2 सवाल और बचा है इंटीरियर टाइप का। बाइनोमियल में इसको तरह तरह से बच्चे इसको बना सकते हैं, लेकिन एक देखिए सबसे बेसिक तरीका से इसको हम बनाएंगे, सबसे बेसिक तरीका से।
कहता है एक बाइनोमियल थ्योरम ये है, एक बाइनोमियल थ्योरम ये है, ये यहां माइनस के फॉर्म में, ये प्लस के फॉर्म में है। दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशन डिफरेंट है। देखिए इसको एक्सप्रेशन बोला जाता नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए सर कैंसिलेशन नहीं होगा। तो कोई टर्म पॉजिटिव भी होगा, कोई टर्म निगेटिव हो, कोई टर्म पॉजिटिव होगा, कोई टर्म निगेटिव होगा। इसमें कहा क्या जाता है, मैक्सिमम एन का वैल्यू क्या होगा, जहां पे एन जो देगा वो निगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये वाला जो RHS है ना, हम ऐसे लिख के आपको बता रहे हैं। मान ले ए नॉट का वैल्यू 2 हो गया, ये हो गया 3x, अगला हो गया 4x², हो गया, हम बोल रहे हैं 5x³, अगला डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे डॉट 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 ऐसे करते हैं। एक और यहाँ पे मान ले जाए -6x⁴, सब प्लस में हो, सब प्लस में हो, लास्ट में x⁴ हो जाए। कह सकते हैं सर कि इसका सेकंड टर्म निगेटिव है, तो पहला टर्म को डिनोट किया है A0 से, तो A0, और दूसरा क्या है A1 से। तो हम बोल सकते हैं कि पहला n का वैल्यू 1 होगा जो निगेटिव देगा, लेकिन हमको n का वैल्यू हाईएस्ट चाहिए जहां पे वो निगेटिव हो। तो हम कह सकते हैं सर कि ये जो 6 जो है वह A4 होगा, A4 होगा। देख लीजिए यहाँ 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, पर n का वैल्यू 4 होगा, तब जाके उस ये वैल्यू निगेटिव है। मतलब समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। अब क्या करते हैं, इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर ही दीजिए, क्या हो जाएगा 100C 0 25 के पावर 100 माइनस 100C1, केवल एक्सपेंशन करना, तुरंत बन जाएगा। चला ये 25 के पावर 99 x के पावर 1 डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्लस 100C100, ये हो जाएगा x के पावर 100, बीच में प्लस है, प्लस, इसके बाद इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या लिखेंगे 100C0 प्लस 100C1, ये हो जाएगा कितना 25 इंटू x, फिर डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 100C100 25 के पावर 100 x के पावर 100। अब समझिएगा यहां पे पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो हमको इधर से निगेटिव मिला तो उसका वैल्यू नहीं लिखे। हम क्यों नहीं इस एक्सपेंशन को हम हाईएस्ट पावर से देखते हैं, मतलब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो पहला निगेटिव होगा ना उसी का वैल्यू को लिख देंगे। तो देखिए तो सबसे अगला में ये यहां से आपका शुरू था, हम x के पावर यहां देखिए 100 देखना चाहते हैं, ये इसको कॉमन, और 100C0 और 100C100 में हम कॉमन निकाल लिए, तो क्या लिखेंगे 100C100 x के पावर 100, तो वो बच जाएगा 25 के पावर 100, और वो हो जाएगा कुछ नहीं तो +1। अगला 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 क्या होगा 100C99, ये वाला पहले लिख रहे हैं, याद ध्यान दीजिएगा, ये 100 है तो 100 लिखा रहा है, तो अगला यहां क्या होगा 25 के पावर 99 होगा। आई जानते हैं प्लस है तो इसके जस्ट पहले वाला माइनस होगा, तो माइनस वो क्या होगा, तो वो देखिए यहां पे ये होगा 25 के पावर 1 होगा, इसके जस्ट पहले वाला, यहां 25 नहीं होगा, 25 के पावर 0, तो यहां 25 के पावर 1 ना होगा। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा दिमाग ले, अगला होगा 100C98, ये होगा 25 के पावर 98 और माइनस 25 के पावर 2। कुछ समझ में आया होगा, ये दोनों का सम 100 हो रहा है, ये दोनों का सम 100 हो रहा है, ये भी 100 है, 1 को लिख सकते हैं 25 के पावर 0। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहां 50-50 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब डॉट 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 100C50, ये हो जाएगा 25 के पावर 50 और माइनस 25 के पावर 50। समझ रहे हैं, ये 0 होगा, बाकी सारा टर्म पहले वाला पॉजिटिव होगा। तो पहला जो निगेटिव टर्म देगा, पहला निगेटिव टर्म देगा वो होगा 50C49, और यहां हो जाएगा 25 के पावर 49, और यहां हो जाएगा 25 के पावर 51। इसका मतलब ये n के जगह पे ये किसका कोफिशिएंट मालूम,
ये है x के पावर आपका कितना था 100, ये x के पावर आपको कितना हो जाएगा, x के पावर 99 हो जाएगा, यहां जितना है। तो यहां क्या है, ये है, तो x के पावर 49, तो x के पावर 49 का जो कोफिशिएंट होगा वो पक्का an होगा। तो n का वैल्यू कितना होगा 49, हमको n पूछ रहा है, उतना समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये हुआ ना कि आप बाइनोमियल को बेसिक से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है ना, इसको दूसरा मेथड है कि इसमें 25 माइनस एक्स के पावर 100 अब प्लस 1 प्लस 25 एक्स के पावर 100। हम दोनों में नंबर ऑफ टर्म 101 101 आएगा, पता नहीं कि कौन सा टर्म में निगेटिव, तो मान लेते हैं लेट टी आर प्लस 1 टर्म में जो देगा वो पहला निगेटिव टर्म, मतलब ए आर निगेटिव ये देगा, ऐसे निगेटिव। ठीक है, तो यहां टी आर जनरल टर्म क्या हो जाएगा 100 सी आर, ये हो जाएगा 25 ऐसे, ये हो जाएगा माइनस एक्स के पावर आर प्लस इसका भी जनरल टर्म टी आर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 100 सी आर, ये हो जाएगा 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 एक्स के पावर आर लेस देन 0। क्या करेंगे इस इनक्वालिटी को सोल्व करने के लिए 100 सी आर ये कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे माइन। अब देखिएगा अगर ये दोनों निगेटिव उसी समय होगा जब आर क्या होगा ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर नहीं होगा इवन होगा, तो ई भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव, तो आर क्या होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए ऑड। तो हम क्या करेंगे इसको 20 25 ऐसे, ये ऑड अगर माइनस रहेगा तो इस टर्म को उधर कर सकते हैं या इसको उधर कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको उधर कर दिया, तो इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2500 आर उधर कर दिए, तो ये क्या बच जाएगा 25 के पावर आर लेस देन, ये हो जाएगा 25 के पावर 100 माइनस आर, एक्स के पावर आर, एक्स के पावर ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब बेस 1 से 12 है तो इनक्वालिटी आर लेस देन कितना होगा 100, इसको इधर करें 2r, तो आर क्या हो जाएगा आर 50 से छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 49। आप ऐसे भी बना सकते हैं जनरल टर्म मान के, लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन का भी है वो भी इस सवाल को बना सकते थे। चलिए ठीक है, अब जैसे देखिए अब ये सवाल एक तरह का, केवल इस सवाल में पढ़ने में आपको वक्त लग सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्या कहता है, कंसीडर द क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो 0 से 1 जो है ना उसको सी नोट के नाम से दिया है, इस इंटरवल को लेवल को सी नोट कर दिया है। इन द नेक्स्ट स्टेप डिवाइडिंग द इंटरवल 0 से 1 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब इस इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहां से 0 1/3 1/3 2/3 जो भी है, ठीक। फिर कहता है क्या कि बीच वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो हम लोग के पास 2 गो बच गया, 2 इंटरवल बच गया है। अब उसको कहता है कि यूनियन करके C1 को कर लीजिए, मतलब 0 से 1 में इसको नाम दे दिया गया है C नोट। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कहां से कहां 0 से 1/3, फिर 1/3 से लेके 2/3, अब फिर 2/3 से लेके 1। अब बीच वाले को कहता है कि डिलीट कर दीजिए, ये दोनों का यूनियन होगा वह C1 हो जाएगा। और ये दोनों जो इंटरवल है ना उसको भी 3 पार्ट कीजिए, इसका भी 3 पार्ट, इसका भी 3 पार्ट, इसका मिडिल टर्म को फिर डिलीट कर दीजिए, इसका मिडिल टर्म को फिर डिलीट कर दीजिए, तो इसमें 2 टर्म बच गया, इसमें 2 टर्म बच गया, वो हो जाएगा C2। ऐसे आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको, अब इसको कैसे डिवाइड 0 से लेके इतना के बीच में, तो हम x 3x, तो इसको लिखेंगे
इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये 0, ये हो जाएगा 1/9। अगला 1/9 में 1/3 ऐड कर देंगे, जैसे 1/9 में 1/3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/9। फिर अगला 4/9 में फिर आपको 1/3 ऐड करना है, 1/3 मतलब 3/9, तो ये हो जाएगा 7/9। इसको 3 पार्ट में कर दिए। अब इसको देखिएगा 3 पार्ट्स में कैसे करेंगे, इसको भी 3 पार्ट्स में करना है, 1 2 3। पहला पार्ट 2/3 रहेगा, इसमें 1/3 जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए सॉरी, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे ये होगा, ये 2/, ठीक है। अब ये वाला आपको नहीं लेना है, ठीक है। और देखिए तब इसको इस पार्ट में कर दिए, इसको इस पार्ट में कर दिए, ये वाला को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देना है और इसको भी डिलीट कर देना है। अब सोचिए, इसका C1 नाम है, इसका क्या नाम है C2। अब अच्छा से पढ़िए क्या क्या कहता है इसमें कि इतना इतना देन द यूनियन ऑफ द रिमेनिंग इंटरवल इतना। ln जो है ना डिनोट करता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ इंटरवल इन द Cn। इसका सम कहता है, तो इसका सम देखिए, थोड़ा सा निकालिए पहले सम। यहां पे r के जगह पे 0 रखेंगे तो 1, तो -1 क्या हो जाएगा, r के जगह पे 0 रखेंगे तो -1 और ये 0, ये तो पहला टर्म 0 हो जाएगा। r के जगह पे सर 1 रखेंगे तो ये प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 1 × L1। आगे होगा क्या मालूम, -2 × L2। आगे क्या होगा, +3 × L3। ऐसे बगड़ 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 माइनस करके इंफिनिटी तक चल जाएगा। पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें लेंथ निकालिए, तो इसमें जो L1 जो होगा ना 1 होगा, ठीक है। और इसमें जो लेंथ निकालेंगे ना सर, तो वो हो जाएगा आपका 2/3। इसका होगा 1/3 लेंथ, ये हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 2/3। और इसमें जो निकालिएगा वो हो जाएगा 4/9, दैट इज ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। आप लेंथ निकाल लीजिएगा ना, इतना ऐड इतना फिर इतना प्लस इतना, ये आएगा, उसी का होल स्क्वायर दुगना है, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, पहला जो आएगा वो लिखेंगे 1, ठीक। C1 है, C1 है, यहां पे C1 है, L1, तो यहां L1 ये हो जाएगा L1, ये C0, C1 के जगह पे L2 नहीं, ये बचेगा 1 1, ठीक है। ये 2/3 का होल क्यूब डॉट 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 डॉट। तो ये आप देखेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसका पहला टर्म ये जीपी पहला टर्म 1 हुआ, ए का पहला टर्म 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे 1 × 2/3 +2 -2/3 का स्क्वायर +3 2/3 का होल क्यूब। हम सर देखिए डिटेल इसमें बता रहे हैं। अब 1 2 3 AP का है, तो ए का पहला टर्म 1, कॉमन डिफरेंस भी 1, जीपी का पहला टर्म 2/3 और कॉमन रेशियो -2/3, ये निकल गया है। तो हम लोग का अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का एसएन जो एस इंफिनिटी होता है ना, वो एस इंफिनिटी होता है AB/1 - R प्लस DBR/1 - R का होल स्क्वायर। तो एपी का पहला टर्म था,
जीपी का पहला टर्म 2/3 था, ये भी 2/3 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉमन डिफरेंस 1 था, जीपी का पहला टर्म ये था, कॉमन रेशियो ये था, केवल माइनस में हो गया, 1 माइनस 2/3 का कॉमन रेशियो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कितना, ये 2/3 ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये 3 3 कैंसिल, प्लस ये कितना हो जाएगा -4/9, और ये कितना हो जाएगा 5, 25/9, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 माइनस आएगा 4/25, तो यहाँ पे 5 5 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/25 माइनस 4/25 मतलब 6/25। ये आपका आंसर, मतलब आपको एक अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का है, जिसमें आपको वो सवाल को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद सब आपको इंटरवल ब्रेक करने के लिए आपको चला आएगा। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट सवाल है ना, ये पैराग्राफ अब बच गया है। आप पहले काउंट कर लीजिए कि हमने कौन कौन सा सवाल को बनाया, और तो देखिए मैंने 14 इंटीजर टाइप का 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, मैंने 1 सवाल इसका छोड़ा इंटीजर टाइप का, नॉर्मल नंबर, क्योंकि ये एक शुरुआती दौर के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हम तुरंत पिक नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। तो इंटीजर टाइप में 6 सवाल था, इंटीजर टाइप में 6 सवाल, इसमें 5 बनाया था, 5 आई कितने मल्टीप्लाई का है, 3 नंबर का है। ठीक है, हम काउंट करके बता देंगे क्या क्या कितने सवाल हम बनाए हैं इंटीजर टाइप में। चलिए देखिए, ये 4 सवाल है, एक पैराग्राफ में 2 सवाल सेट कर दिया गया है, और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो प्रोबेबिलिटीज का है। ठीक है, तो इसको पहले समझिए अच्छा से। कहता क्या है, कहता कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका डोमेन 0 से इंफिनिटी है और कोडोमेन रियल नंबर है। एक आर ऑफ अल्फा जो है ना, एक रीजन है जो कहता बाई 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब बाई 0 से बड़ा एफ एक्स से छोटा, वो 1 से लेके इन्फिनिटी में है। R2 भी ऐसा ही है। उसके बाद बोलता है कि आर अल्फा और एस अल्फा बराबर होगा जब अल्फा का वैल्यू 1। तो हम लोग सर जी यहां पे आर अल्फा क्या है, ये आर अल्फा जो है ना वो कहता है एरिया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू ये ले लिए, और कहां से कहां, बाई का वैल्यू 0, मतलब यहां से लेके ऐसे, और एफ एक्स छोटा ये ऐसे। कहने का मतलब है कि आप x का वैल्यू 0 से लेके, x का वैल्यू 0 से लेके और x का वैल्यू अल्फा तक, ये जो रीजन दिया ना r ऑफ अल्फा, वो देगा इंटीग्रेशन 0 से लेके अल्फा। किसको इंटीग्रेट करेंगे, आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो एफ एक्स। उसी प्रकार से एकदम सेम एस ऑफ जो अल्फा होगा वो होगा अल्फा से लेके कहां तक, अल्फा स्क्वायर, ये वाला। तो अल्फा से अल्फा स्क्वायर, ये एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब सवाल में कहता है ये दोनों रीजन बराबर, दोनों एरिया बराबर है, तो हम एरिया बराबर रहेगा तो क्या लिखेंगे, 0 से अल्फा एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा से अल्फा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नहीं चला, आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, क्योंकि देखिएगा गौर से, क्योंकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू, पहला इस पैराग्राफ का पहला सवाल कहता है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 होगा, तो आर ऑफ 10 मतलब अल्फा के जगह पे 10 रखेंगे तो उसका एरिया ए के बराबर देगा। तो ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एफ एक्स निकालते हैं, क्योंकि आर ऑफ अल्फा, एफ जब तक नहीं निकलेगा आप आर ऑफ अल्फा निकाल नहीं सकते हैं। तो हम बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट कर दिए न्यूटन लीबनिज के माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा का डेरिवेटिव 1, नीचे तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अल्फा, ये माइनस हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा, ये वाला इधर आएगा सर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 ऑफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू
एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा स्क्वायर, नहीं 2 अल्फा है, सॉरी, है ना। तो 2 से गया तो क्या आ जाएगा सर, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब गौर से देखिए इस चीज को, एफ ऑफ अल्फा क्या रहा होगा या एफ एक्स क्या रहा होगा, तो इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पे एक या सबसे चाहिए बराबर है के मान लेंगे, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू के, नहीं ऐसे नहीं, यहां पे अगर हम कहें, देखिए यहां अल्फा है, यहां अल्फा स्क्वायर है, तो यहां अल्फा से गुना है, तो हम क्या दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां अल्फा देखो, यहां अल्फा नहीं लगता है, जितना इनपुट है उतना ही बाहर मल्टीप्लाई है, जितना इनपुट है उतना ही बाहर मल्टीप्लाई है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं सर कि एफ ऑफ जो अल्फा होगा वो के बटा अल्फा होगा। हम डायरेक्टली इसको और क्लियर कर देते हैं कि एफ एक्स जो होगा ना वो के बटा एक्स होगा। के बटा एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और अल्फा ध्यान दीजिएगा, अल्फा कहां से कहता है, 1 से इंफिनिटी। क्या कहता है अल्फा, 1 से इंफिनिटी के बीच में हमको ये करना है, ये ठीक है, यहां पे 1 है, देखिए 1 से अल्फा, ठीक। तब चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये निकालने के लिए, तो के निकालने के लिए देखिए 1 रखेंगे तो 4 दिया हुआ है, यहां 1 रखेंगे तो 4, इसका मतलब के का वैल्यू 4 आ गया, के का वैल्यू क्या आया 4। अब देखेंगे इसी क्वेश्चन को, तो हम लोग का यहां पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसका मतलब के का वैल्यू 4, तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4 बटा एक्स आ जाएगा। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या कहता है कि आर ऑफ 10, तो आर ऑफ 10 का मतलब है 1 से लेके 10 एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी को सवाल कर रहा है कि ए के बराबर होगा, तो भाई एफ एक्स किसके बराबर, 4 बाहर हो गया 1 से 10, और ये हो गया 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, हो गया ना। तो 4 बाहर, ये हो जाएगा लॉग एक्स, 1 से 10 रखें, लॉग 1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग 10, 10 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, 2.3, 4 2 9, मतलब ये वैल्यू जो आएगा ना 9 प्लस आएगा। लॉग 10 का वैल्यू लगभग 2.3, तो इसका वैल्यू 9 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, तो हमको ए का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। क्या सवाल समझ में आया। दूसरा इसी पर है, दूसरा देखेंगे ना, तो दूसरा सवाल ये कह रहा है, देखिए सब कुछ सेम है, ये पैराग्राफ वही है। अब कहता है कि जी ऑफ, यहां पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि मेरा यहां पे एफ एक्स इक्वल टू कितना था, के बाई एक्स, एफ ऑफ 1 1 मतलब कि के का वैल्यू कितना निकल गया 1, तो मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 1 बटा एक्स। अब यहां पे क्या कहता है, यहां देखेंगे ये लिमिट 1 बाई एक्स लेके ये, और किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, ऐसा जब भी ऐसा रहता है तो आप पढ़े होंगे कि जी डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 जी ऑफ x प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अब बटा h, ऐसा रहता है तो उसको जी डैश एक्स कहते हैं। देखिए सब कुछ सेम है, h टेंडिंग टू 0, इसको पहले कर देंगे, इसको पहले कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आए जिसका वैल्यू निकालना है इसको, इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो माइनस जी डैश 1 बटा पाई, जिसका वैल्यू पूछ रहा है वो होगा माइनस जी डैश 1 बटा पाई। अब जी डैश कैसे होगा, तो इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लीबनिज से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा जी डैश एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए अपर लिमिट कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, बीच में क्या होगा माइनस, अब यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर 1 बाई एक्स होगा, और 1 बटा एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ 1/x, तो सबसे पहले 1/x पुट करेंगे तो ये x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा g डैश x इक्वल टू, यहां 1/x पुट करेंगे तो x हो जाएगा, हमको स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब हमको क्या चाहिए g डैश 1/पाई, तो 1/पाई करेंगे तो ये 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जिसको हम डैश मारे हैं, कहाँ गया, यहाँ पे कॉस भी है, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 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 1/x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस और 1/x, यही ना है। तो मेरा g डैश x का वैल्यू कितना आ गया, cos 1/x, हमको x का वैल्यू कितना रखना है 1/पाई, तो जैसे ही यहां 1/पाई रखेंगे तो 1/पाई ऊपर चल जाएगा, तो cos पाई का वैल्यू कितना होगा -1, लेकिन हमको निकालना है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, सॉरी इसका छूट गया था ये वाला। ठीक है, देखिए अब जो सवाल है ना वो इस तरह का सवाल था, ये जो पैराग्राफ था एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जो कहिए कि सब आसान सवाल एक तरह से है कि दो फुटबॉल टीम है T1 एंड T2 है, जो दो गेम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलता है। ठीक है, और दोनों का आउटकम्स जो है ना जीतने का या हारने का इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, T1 का जीतने का जो चांस है, विनिंग होने का चांस है, वो 1/2 है, ड्रॉ होने के लिए 1/6 है, और लॉस होने के लिए मतलब हारने का 1/3 है। कहता है कि प्रत्येक टीम को अगर 3 पॉइंट्स मिल जाता है तो वो टीम जीत जाएगी, 1 पॉइंट्स अगर मिलेगा तो वो ड्रॉ हो जाएगा, 0 पॉइंट्स मिलेगा तो गेम लॉस कर जाएगा। एक्स और वाई जो डिनोट करता है टोटल स्कोर्स T1 टीम को और T2 टीम को, मतलब एक्स हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स T1 टीम और T2 टीम का आफ्टर 2 गेम्स, और उसी पर बेस्ड 2, 17 और 18। ये एक सिंपल सवाल है। अब सोचिए, कहता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स मतलब संभावना निकालना है टीम एक्स का, टीम एक्स मतलब T1 का एक्स क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स T2 टीम का, इज इक्वल टू किसके बराबर है 36 P के बराबर है। तो आखिर पॉइंट्स T1 का कैसे बड़ा होगा, 2 मैच है, मैच कितना है 2, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, जो P का वैल्यू निकलेगा, वो पहला मैच T1 पहला टीम वो जीत जाएगा और दूसरा मैच भी जीत जाएगा, तो ये 3-3 6 पॉइंट्स हो जाएगा। एक संभावना ये हो सकता है, प्लस हो सके कि पहला मैच ये जीत जाए, अगर ये हार जाएगा तो फिर वो उसका बराबर हो जाएगा, किसका T2 का, तो ड्रॉ होना चाहिए, या हो सके पहला मैच ड्रॉ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दूसरा मैच जीत जाएगा, कौन T1। ये एक संभावना है, बस 3 केस होगा। अब पहले जीतने का संभावना कितना था 1/2, फिर 1/2, फिर ये जीतने का संभावना 1/2, ड्रॉ का 1/6, फिर ड्रॉ का 1/6 और जीतने का 1/2। आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 1/2 सब में कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/2 1/6 1/6 ये मिलके होगा, ये मिलके कितना हो जाएगा 1/3 नहीं हो जाएगा 1/3, और 2/3 1/3 मतलब 5/6, तो ये हो जाएगा 5/12। मेरा प्रोबेबिलिटी निकल गया 5/12, तो लास्ट में कहता है कि इसका 36 और 5/12, इसका मतलब आंसर मेरा 15 आ जाएगा इस प्रोबेबिलिटी के सवाल का। ठीक है, जैसे लास्ट सवाल ये है, अब कहता है कि नहीं ये अब ये इक्वल था। ठीक है, मतलब x बराबर y होगा। अब ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों टीम का पॉइंट सेम हो जाए, क्या हो जाए पॉइंट सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा हो सकता है कि जीत जाए पहला
और जीत जाए या लॉस कर जाए या क्या हो जाए, लॉस करेंगे तो अगला में जीत जाएंगे, पॉइंट सेम होगा दोनों का। अच्छा है तो दोनों ड्रॉ ड्रॉ हो जाए मैच। ये तीनों पॉसिबिलिटी है बराबर होने का पॉइंट्स। अगर हम पहला मैच जीतेंगे तो मेरे पास 3 पॉइंट्स, ठीक है, तो दूसरा मैच हारना पड़ेगा तब ना जाके उसका भी 3 पॉइंट्स होगा। चाहे तो पहला मैच हारेंगे तो उसका 3 पॉइंट्स हो जाएगा, हम दूसरा मैच जीत जाएंगे तो मेरा 3 पॉइंट्स हो जाएगा, या दोनों ड्रॉ ड्रॉ हो जाएगा तो 1-1 पॉइंट्स मिलेगा। अब आप जानते हैं सर कि जीतने का प्रोबेबिलिटी हो 1/2, लॉस का 1/3। फिर इसके बाद आप इसको पूरा अरेंज करके 1/6 कर देंगे, यहां भी 1/2 1/3, फिर यहां पे 1/6 1/6 1/6। अब सबको इसको गुना करेंगे तो ये 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6 2/6 अब प्लस 1/6 इंटू 6, तो 1/6 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 1/6, तो ये होगा हाँ 1/6 इंटू 13/6, यही ना होगा। और हम लोग का क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। ये मेरा क्या निकला, क्यू का वैल्यू, ये मेरा क्यू हो गया, जिसका प्रोबेबिलिटी उसको क्यू मान लिया गया। लास्ट में क्या कहता 72 क्यू, क्यू का मतलब 13/6 इंटू 6, ये 26, ठीक है। ये लास्ट वाला सवाल आप आसान कर सकते हैं अगर प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज जो होता है कंडीशनली प्रोबेबिलिटी में, अगर उसको थोड़ा बहुत रिवीजन किए होंगे तो ये सवाल आपसे बन सकता था। आप स्कोर देखिए, लास्ट जो हम कमिटमेंट जो शुरुआत हम किए थे उस सबके मार्क्स को ऐड हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए हमने जो पैराग्राफ का जो सवाल था वो 4 सवाल था, हमने चारों सवाल बनाया तो ये 16 नंबर। इंटीजर टाइप का जो सवाल है वो 6 सवाल था, तो हम लोग 5 सवाल बनाए और 3 नंबर का था तो 15 नंबर। फिर मल्टीपल करेक्ट का और एक है सिंगल करेक्ट का, तो हम लोग मल्टीपल करेक्ट में कितने सवाल को बनाया था, तो देखिए ये सवाल बनाए थे सिंगल में 1, ये सवाल बनाए थे 2 सिंगल का, ये बना है 3, इसको छोड़ दिया 3 सवाल सिंगल का, तो सिंगल का 3 सवाल 3 नंबर का है तो यहां 9। और ये मल्टीपल करेक्ट का, इसको भी बनाए हैं मल्टीपल करेक्ट का पहला सवाल 1 2, इसको छोड़ दिया है, इसमें इसको छोड़े हैं 1, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं 1 सवाल, इसमें कितना सवाल है, 4 सवाल है, जिसमें 1 सवाल 2 सवाल को नहीं बनाया 2, 1 2 3 सवाल बनाया। इसमें 3 और 3 × 4 12, आप ऐड कीजिए 5 11 11 12 13 और 13 9 22, हाथ में 2 1 2 3 4 5। आप ऑल मतलब करने का मतलब है कि ओवरऑल आप 50 नंबर आप ला सकते थे अगर आप सिलेक्शन करके अगर सवाल बनाते तब, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ऐसा एडवांस पूछता नहीं है, अगर आप समय ज्यादा देंगे तो इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा। अब एक सेकंड वीडियो में जो मैंने 2 सवाल छोड़ा है उसको भी हम डिस्कशन करके हम बता देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।